Okay, so students, today we are going to start a new chapter. It is electromagnetic induction. इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. हमको अब इस बार और ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ना है. तो इन दिस चैप्टर आवर फर्स्ट टॉपिक इज Faraday's magnet coil experiment. Actually, this experiment was performed earlier by Sir Joseph Henry in America, in the USA, and later on कुछ साल बाद माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था. लेकिन इंग्लिश ऑथर जो होते हैं, अंग्रेज लोग वाले, वो माइकल फैराडे की तारीफ करते हैं और जो अमेरिकन होते हैं वो सर जोसेफ हेनरी की तारीफ करते हैं. और ब्रिटिशर्स अपन पर रूल करके गए तो अपन लोग के ज़्यादातर बुक्स में फैराडे का नाम आता है. फैराडेज मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट. व्हाट डिड ही डू? ही टुक वन कॉइल, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड सर्किट, एंड ही हैड अ बार मैग्नेट. अब माइकल फैराडे के बारे में तो आपको बचपन की कहानी मालूम है. बुक बाइंडिंग की दुकान में काम किया, पढ़ाई किया, घर में पैसे नहीं थे तो बुक बाइंडिंग की बुक काम करते करते बुक्स पढ़ने लगे, प्रैक्टिकल करने लगे, वगैरह वगैरह. सो इफ दिस इज अ बार मैग्नेट एंड वी ऑल नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड दे वांट टू गो इनटू द साउथ पोल. आई एम नॉट ड्राइंग कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बना रहा हूँ मैं कि ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, साउथ से फिर घूमकर वापस आ रही है, वो नहीं बना रहा हूँ. ओनली इतना ही पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ. नाउ सी व्हाट डिड फैराडे डू. एक कंप्लीट लूप लिया, कंप्लीट सर्किट लिया वायर का, गुड कंडक्टिंग वायर, और उन्होंने मैग्नेट को पास लाया. तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होने लगी कॉइल में से. And we all know magnetic field lines magnetic flux words भी यूज करते हैं हम. Do you know flux magnetic field lines के लिए? चलो बाद में डिस्कस करेंगे. So magnetic flux किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, एरिया कितना है, और कॉइल किस पोजीशन में है, उस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना निकलेगा. इसका फॉर्मूला ये सब मैं बाद में समझाता हूँ आपको. तो सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉलिंग ऑन द कॉइल या पासिंग थ्रू द कॉइल अभी कम है क्योंकि मैग्नेट थोड़ा दूर है. उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को पास में लाया कॉइल के, तो अचानक से अपने आप इसमें करंट इंड्यूस हो गया. इंड्यूस का मतलब आप समझते हो, विदाउट टचिंग कोई इफेक्ट किसी चीज़ में लाता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो दैट इज वी यूज द वर्ड इंड्यूस. तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ. जब उन्होंने मैग्नेट को पास लाया तो करंट इंड्यूस हुआ. जब उन्होंने मैग्नेट को दूर ले गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल फॉलिंग ऑन द कॉइल डिक्रीज हो गया, तो भी करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ. फिर उन्होंने इसको नॉर्थ पोल को पास में लाया, फिर करंट बना. फिर पास आके रुक गए तो करंट बंद हो गया. दूर ले गए तो करंट, जब तक दूर जा रहे थे तब तक करंट इंड्यूस हुआ, और दूर जाके रुक गए तो करंट बनना बंद हो गया. फिर पास आए तो जब तक पास आ रहे थे, जब तक ये मोशन में था मैग्नेट, कॉइल रुका हुआ है, मोशन द मैग्नेट इज इन मोशन, तो मैग्नेट पास आ रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ. तो सो लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, and EMF is induced in the coil, current, and because of that current is induced in the coil. मतलब क्या है कि जब तक इनमें रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन मतलब कॉइल रुका हुआ है, मैग्नेट जब तक हिलता रहेगा, पास दूर आता रहेगा, जब तक डिस्टेंस चेंज होता रहेगा. डिस्टेंस अगर फिक्स होकर रुक गया, अगर मैग्नेट को पास में लाया और रुक गया, तो भले ही डिस्टेंस कम रहेगा दोनों के बीच में, बट करंट इंड्यूस नहीं होगा. It depends on whether the distance is changing or not. So long as the distance between the coil and the magnet is changing, coil और magnet के बीच का distance जब तक change होता रहेगा तभी तक current induce होगा. अगर distance change होना बंद हो गया तो current induce नहीं होगा. और distance change होने के लिए हम word use करते हैं relative motion. अगर magnet रुका है और ये coil में पास में ला रहा हूँ तो flux will increase, दूर ले जा रहा हूँ तो flux will decrease, फिर पास आ रहा हूँ तो फ्लक्स विल इंक्रीज, फिर दूर ले जा रहा हूँ तो फ्लक्स विल डिक्रीज. तो कॉइल, चाहे कॉइल मैग्नेट के पास दूर हो जाए या मैग्नेट कॉइल के पास दूर हो जाए, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल. समझ रहे हो? तो
10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को जनरली बोला जाता है करंट इंड्यूस हो रहा है, लेकिन वी नो व्हाट ईएमएफ इज। हमको मालूम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ना। इट इज द एनर्जी गिवन बाय द सेल और बैटरी टू द इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस। बट यहाँ इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नाम का कुछ है ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो सेल और बैटरी। तो फिर भी इस चैप्टर में हम ईएमएफ वर्ड यूज करेंगे। तो मैग्नेट के मूव होने से, इधर उधर जाने से इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आएंगी, ईएमएफ आएंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि ये फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है, लेकिन वर्क है, एनर्जी है, लेकिन फिर भी इसको गलती से फोर्स नाम दे दिया गया। इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन में जोश जगाने वाला फोर्स। और इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट कौन कर रहा है? मैग्नेट के मूव होने से या कॉइल के मूव होने से, रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, उसके कारण इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। तो कंडीशन क्या है? द फ्लक्स शुड इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज होता है तो भी करंट इंड्यूस होता है, फ्लक्स डिक्रीज होता है तो भी करंट इंड्यूस होता है। फ्लक्स इंक्रीज होने से एक डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है, फ्लक्स के डिक्रीज होने से दूसरी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है। तो इनडायरेक्टली करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा अगर हम मैग्नेट को पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई? अच्छा, अगर एक हाथ में मैग्नेट पकड़ लिए, एक हाथ में कॉइल, और दोनों को सेम स्पीड से ऐसे लेके चले तो इधर इधर, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट चेंजिंग। और जब तक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहेगा तभी तक करंट इंड्यूस होगा। सो इससे हमको फैराडे का फर्स्ट लॉ मिलता है। व्हाट डिड ही से? माइकल फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नॉट इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अपन लोग प्यार से ईएमआई बोलते हैं। तो सी फैराडेज फर्स्ट लॉ, इससे माइकल फैराडे ने फर्स्ट लॉ दिए ईएमआई का, फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। व्हाट डज द लॉ से? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज whenever there is a change in magnetic flux, linked with a coil or associated with a coil, an EMF is induced in the coil. An EMF, hence current. EMF आ रहा मतलब करंट आ रहा, अगर लूप कंप्लीट है तो। ये नहीं लिखता है ना, लंबा कहानी हो जाएगी। An EMF is induced in the coil. This is Faraday's first law of electromagnetic induction. Whenever there is a change in the magnetic flux associated with the coil, an EMF is induced in the coil. जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज व्हेन द मैग्नेट कम्स क्लोज टू द कॉइल, एंड व्हेन द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, एट दैट टाइम आल्सो फ्लक्स विल डिक्रीज, एट दैट टाइम द फ्लक्स विल डिक्रीज एंड करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नॉर्थ पोल जब पास में आ रहा है तब अलग करंट, अलग डायरेक्शन में करंट बनेगा। नॉर्थ पोल जब दूर जा रहा है तो अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा। जब तक मैग्नेट पास दूर, क्लोज, नियर फार, नियर फार, नियर फार टू द कॉइल होता रहेगा, तब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा। अगर वो नियर आके रुक गया तो करंट इंड्यूस होना बंद, अगर वो फार जाके रुक गया तो करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। हम अपोजिट भी कर सकते हैं, हम कॉइल मैग्नेट को वहीं रहने देंगे, हम कॉइल को उसके पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो भी उसमें कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। एंड करंट इंड्यूस कब होगा? जब वो कंप्लीट लूप रहेगा। अगर ब्रोकन सर्किट है तो करंट विल नॉट बी इंड्यूस्ड, अगर सर्किट ब्रेक हुआ है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, बट ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेंगी।
है ना। ईएमएफ का मीनिंग क्या लेकर चलेंगे इस चैप्टर में हम? इलेक्ट्रॉन्स को मिलने वाली एनर्जी, और एनर्जी मिलती तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते? फ्लो होना चाहते हैं। So this is Faraday's first law of electromagnetic induction. Whenever there is a change in the magnetic flux associated with a coil, किसी कॉइल के पास मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ओनली इंक्रीज भी होगा तो भी करंट बनेगा, ओनली डिक्रीज हो रहा तो भी बनेगा। रिमेंबर, मैग्नेट अगर सिर्फ हम दूर ले जा रहे तो भी करंट इंड्यूस होगा। अंडरस्टूड? So whenever there is a change in the magnetic flux associated with the coil and EMF is induced in the coil, EMF induce हो रहा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है और सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो होने लग जाएगा। फिर हम बोल सकते हैं कि करंट इंड्यूस हो गया कॉइल में। यह है फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर उसके बाद फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखते हैं। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? इट सेज, वो कहता है, Faraday's second law, Faraday's second law of EMI. The EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of time rate बोल सकते हैं हम चाहे तो, to the rate of change of magnetic flux. Mathematically we can write the mathematical statement of Faraday's second law will be EMF is directly proportional to d phi by dt. What is d phi? Change in magnetic flux. dt is per unit time. Change in magnetic flux per unit time. और उसी को हम कहते हैं time rate of change of magnetic flux. What is E? EMF. EMF यानी इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली, बनने वाली एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कितनी मिलेंगी ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। चेंज कितने टाइम में कितना हो रहा है, मतलब if the coil is stationary, coil एक जगह रुका है and I am moving the magnet close to the coil and away from the coil, तो अगर मैं इसको धीरे धीरे लाता हूँ पास में, फिर धीरे धीरे ले जाता हूँ, फिर धीरे धीरे पास में लाता हूँ, फिर धीरे धीरे ले जाता हूँ, तो धीरे धीरे कॉइल मैग्नेट को मूव करने से इसमें करंट तो इंड्यूस होगा बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विल बी स्मॉल। मान लो 1 एम्पियर होगा सपोज। और अगर मैं इसको जल्दी जल्दी मूव करता हूँ फास्ट में, फार नियर जल्दी जल्दी, तो करंट इसमें इंड्यूस होगा और वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, करंट की वैल्यू ज़्यादा होंगी। समझ गए? जितना जल्दी 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 मैग्नेट को पास दूर लाएंगे तो उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा। अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी ज़्यादा इंड्यूस होगा। अंडरस्टूड? सेकंड लॉ बहुत इजी है कि इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मैग्नेट रुका है, कॉइल को हम बहुत जल्दी से पास दूर ले जा रहे, जल्दी मूव करा रहे, तो भी करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा कॉइल में। ये फैराडे का सेकंड लॉ है। अब हमको फैराडे का कॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। दिस वाज फैराडेज मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना, एक मैग्नेट और दूसरा कॉइल, फैराडेज मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट। कॉइल एक्सपेरिमेंट भी है, लेकिन बिफोर वी प्रोसीड टू स्टडी फैराडेज कॉइल एक्सपेरिमेंट, मैं इसी में लेंस लॉ भी समझा देता हूँ। इसी डायग्राम में मैं लेंस लॉ भी समझा देता हूँ। हालांकि इन अवर टेक्स्ट बुक पहले फैराडेज मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट समझाया है, फिर फैराडेज कॉइल एक्सपेरिमेंट समझाया है, और उसके बाद फिर फैराडे का लेंस का लॉ समझाया है। लेकिन मैं इसी में लेंस लॉ को भी ले लेता हूँ, क्योंकि वी मस्ट नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट इज इंड्यूस्ड। अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा रहेगा?
और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? इतना इतना तो श्योर है हम कि नॉर्थ पोल या ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास दूर आने से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। पास आता तो एक डायरेक्शन में होता है, दूर जाता तो दूसरी डायरेक्शन में होता है। लेकिन नॉर्थ पोल के पास में आने से कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा वो भी जानना ज़रूरी है। नॉर्थ पोल के दूर जाने से कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा वो भी जानना ज़रूरी है। एंड दैट वाज नॉट टोल्ड बाय माइकल फैराडे। जब ये माइकल फैराडे ने ये डिस्कवरी की है तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने पूछा उनसे, ऑफ व्हाट यूज इज योर डिस्कवरी मिस्टर फैराडे? तो फैराडे ने एकदम अब्रप्ट आंसर दिया, बोले रूड आंसर दिया, यू कैन लेवी हेवी टैक्सेस ऑन पीपल। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे बोले तो लोगों पर चार्जेस लगा सकते हैं आप और पैसा कमा सकते हैं गवर्नमेंट। तो सी दोनों लॉ समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके गुड। नाउ सी लेंज़स लॉ। लेंज ने बताया कि करंट का डायरेक्शन कौन सा रहेगा। ध्यान से समझना। लेंस HFE लेंस, नाम के इनिशियल्स है वो। व्हाट वी आर कंसर्न विद इज ओनली लेंस। लेंस का लॉ, लेंस का लॉ हमको पढ़ना है। इनको ये नहीं मालूम था लेंस को कि फैराडे क्या काम कर रहे हैं। इन्होंने ये बताया लेकिन कि करंट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो देखो क्या होता है, when the north pole of the magnet is coming close to the coil, north pole of the magnet is coming close to the coil, magnetic flux is increasing। नॉर्थ पोल से आने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये कॉइल नहीं चाहता कि फ्लक्स इंक्रीज हो। ध्यान से समझना, द कॉइल डज नॉट वांट दैट द फ्लक्स शुड इंक्रीज। कॉइल को ये पसंद नहीं है कि फ्लक्स इंक्रीज हो जाए, इसलिए कॉइल ये कोशिश करेगा कि फ्लक्स को डिक्रीज करे। अब और कॉइल फ्लक्स डिक्रीज कब होगा या फ्लक्स इंक्रीज होना कब बंद हो जाएगा? जब नॉर्थ पोल इसके पास आना बंद हो जाएगा। और मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था कि अगर किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो यू नो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने 1820 में हमें बताया था, हमें यानी लोगों को, कि अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग एरिया। तो जब ये नॉर्थ पोल पास में आ रहा तो इस वायर में करंट इंड्यूस होगा। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट? तो उस करंट का डायरेक्शन जो है वो रहेगा हमारी तरफ से देख रहे, यानी अगर ये नॉर्थ पोल की तरफ से हम खड़े होकर देख रहे हैं, सपोज ये नॉर्थ पोल की तरफ से मैं देख रहा हूँ, एंड दिस कॉइल इज नॉट लुकिंग एट यू। ये जो कॉइल है ये आपको थोड़ी देख रहा है, ये कॉइल मुझे देख रहा है, इसका फेस ऐसा है, ठीक है। अब आई एम नॉट अ वेरी गुड, मतलब ड्राइंग मेरी नहीं कर सकता मैं 3D वगैरह। सो दिस नॉर्थ पोल, ये कॉइल जो है ये ऐसा नहीं रखा है आपके तरफ, वरना ऐसा मैग्नेट लाना पड़ता था। ये कॉइल ऐसा मुंह करके है, इस प्लेन में है। तो ये कॉइल का जो नियर फेस है, जो मैग्नेट के सामने वाला, जब नॉर्थ पोल इधर जा रहा है तो ये वाले फेस पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। और इधर वाले फेस पे नॉर्थ पोल बनाने के लिए करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम दिस साइड। अगर मैं इस साइड से देखता हूँ, मेरे हाथ में एक बार मैग्नेट है सपोज, और ये उसका नॉर्थ पोल है। आई एम टेकिंग द नॉर्थ पोल क्लोज टू द कॉइल। कॉइल ऐसा है, मैं कॉइल के पास में नॉर्थ पोल ले गया, तो क्या होगा? जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, नॉर्थ पोल उसके पास जा रहा है, तो इस पर करंट इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। और वो करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा? ताकि वो जानबूझकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनाएगा तो वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। यू नो, जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो अ करंट कैरिंग कॉइल ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मैंने 11th में भी समझाया था आपको, है ना। और मैंने ये भी बताया कि इवन हाइड्रोजन गैस में भी मैग्नेटिज्म है, यानी हाइड्रोजन एटम में मैग्नेटिज्म है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में देयर इज वन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट। मैं ऑर्बिटल्स की भी बात नहीं करूंगा। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सपोज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब क्या है? करंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन घूम रहा मतलब करंट है, और उसमें मैग्नेटिज्म आया। और हम ये भी बात करते थे जो बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट होता, मैग्नेट में मैग्नेटिज्म कहाँ से आया?
तो एम्पियर ने बताया कि मैग्नेट में बहुत सारे एटम्स होते हैं, उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल ऑर्बिट में घूम रहे अपने अपने। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में गोल घूम रहे मतलब तो करंट घूम रहा है ना। ऐसा नहीं है कि वायर में ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन हवा में भी फेंक दिया हमने तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है मतलब करंट मूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट हम बताते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब करंट बन रहा है, और करंट बन रहा है तो उसमें भी मैग्नेटिज्म आया। हमने वो चैप्टर पहले अभी स्किप कर दिया, उसको बाद में पढ़ेंगे हम। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कॉपर में भी मैग्नेटिज्म है। बहुत से लोगों को लगता है सिर्फ लोहे का ही मैग्नेट होता है। नो, रिमेंबर वो तो है ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन कॉपर भी है। एल्यूमिनियम में भी मैग्नेटिज्म होता है। एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है, कॉपर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन्स है और वो रिवॉल्व हो रहे हैं ऑर्बिट में, उससे भी करंट बनता है। उसके बारे में हम मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में फिर डिटेल में आई विल एक्सप्लेन। तो जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, उसमें अपने आप मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा, नॉर्थ पोल पास में आया तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स के इंक्रीज होने से करंट बना, और करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हुआ, एंटी क्लॉकवाइज में। और करंट को मालूम था कि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होऊंगा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसके सामने वाला फेस। और ये भी नॉर्थ बन गया और वो भी नॉर्थ आ रहा है, तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, बोलेगा जवळ येऊ नको, तिकड़े थांब, रुकाएगा उसको। तो फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोक रहा है, मैग्नेट को पास नहीं आने दे रहा। अब मैग्नेट बोलता ठीक है, कोई बात नहीं बिड़ू, मैं वापस जाता हूँ। तो नॉर्थ पोल हम वापस खींच रहे हैं। जैसे ही हम नॉर्थ पोल वापस खींच रहे हैं तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसमें करंट बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, और फिर क्या हो जाएगा, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। जब ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से ये बन जाएगा साउथ पोल। और साउथ पोल बन जाएगा तो ये नॉर्थ जो दूर जा रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करेगा, बोलेगा आओ ना इकड़े, आओ नहीं दिख रहा, बुलाएगा अपनी तरफ। यानी मैग्नेट को कंफ्यूज कर रहा है। मैग्नेट जब पास में आता है तो ये नॉर्थ बन जाता है, उसको डराता है, बोलता है पास नहीं आना, वहीं रुका दे रहा। नॉर्थ नॉर्थ, ये नॉर्थ आ रहा तो खुद नॉर्थ बन जा रहा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा के, और उसको रुका दे रहा है, बोलता डोंट इंक्रीज द फ्लक्स। और ये मैग्नेट समझदारी का काम कर रहा है। मैग्नेट बोलता ठीक है आई विल गो बैक। तो मैग्नेट जब दूर जा रहा तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दे रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा तो करंट इंड्यूस हो रहा, एंड दैट इंड्यूस करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज करंट क्या कर रहा है, साउथ पोल बना दे रहा है नियर फेस के इसके। साउथ बन गया तो नॉर्थ दूर जा रहा तो उसको बोलता जाओ मत। तो ये मैग्नेट परेशान हो जाएगा ना, बोलता आओ भी मत, जाओ भी मत। जब मैं आऊँगा तो रिपेल कर रहे हो, मैग्नेट आ रहा है तो उसको रिपेल कर रहा है, और मैग्नेट जब जा रहा है तो बोलता अरे जाके अरे आओ ना, आओ ना। परेशान हो जाएगा मैग्नेट बेचारा। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है कॉइल? कॉइल चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही ना हो, समझ रहे हो? कॉइल चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही ना हो, इंक्रीज भी ना हो और डिक्रीज भी ना हो। नॉर्थ पोल के पास आने से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, फ्लक्स इंक्रीज होने से करंट बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये नॉर्थ पोल बन जा रहा है और नॉर्थ बन के रिपेल कर रहा है इसको, बोलता आओ मत इधर, वहीं रुको। जब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करंट बना रहा है, और क्लॉकवाइज करंट बना के क्या कर रहा है, फिर साउथ पोल बन जा रहा है। साउथ बन के उसको बोल रहा है जाओ मत, डू नॉट डिक्रीज द फ्लक्स। तो पास भी नहीं आने दे रहा, फ्लक्स बढ़ेगा करके, और दूर भी नहीं जा रहा, फ्लक्स डिक्रीज होगा इसलिए। तो कॉइल चाहता क्या है कि फ्लक्स उतना ही रहे, मैग्नेट एक जगह चैन से पड़ा रहे, फ्लक्स चेंज न करे। यही कहानी अगर हम उल्टा कर देते हैं, अगर हम साउथ पोल को यहाँ ला लेते हैं, इफ वी चेंज, हम साउथ पोल को यहाँ ला लेते हैं, अभी तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, हम साउथ ला लेंगे मैग्नेट का उल्टा, और साउथ को पास में लाएंगे तो क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में करंट बनेगा, साउथ पास में आएगा तो। लगाओ लॉजिक। हाउ मेनी से क्लॉकवाइज, साउथ पोल पास में आएगा कॉइल के,
तो कॉइल का जो नियर फेस है, नियर यानी उसके सामने वाला साउथ पोल आएगा, तो कौन सा इसमें कैसा करंट फ्लो होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगा, वेरी गुड। क्योंकि क्लॉकवाइज होने से ये क्या बनेगा, साउथ, और ये पास में कौन आ रहा है, साउथ, तो उसको रिपेल करेगा, साउथ को भी पास में नहीं आने देगा। और जब साउथ पोल दूर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, और ये नॉर्थ बन जाएगा, और वो दूर जा रहा है साउथ, तो बोलेगा अरे दूर क्यों जा रहे हैं, आओ ना। अगर अपने घर में कोई मेहमान आया और अपन उसके साथ ऐसा करे तो, है ना, जब मेहमान आ रहा तो दरवाजा बंद कर दिया उसके मुंह के सामने, आओ मत। और जब वो जा रहा है वापिस बेचारा, तो बोले आओ ना, आइए ना, स्वागत है आपका, तो वो तो पागल हो जाएगा, फिर और आएगा, फिर और जाएगा, आएगा जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि वो मेहमान वहीं पर खड़े रहे घर के सामने, ताकि लोग समझ जाए कि वो हमारे घर के सामने मांगते रहता करके, ना हम उसको आने दे रहे ना हम उसको जाने दे रहे। तब लेंस के लैंग्वेज में सुनो इसको क्या बोलते हैं, ये समझ में आ गया आपको? तो लेंस के लैंग्वेज में, अब बुक में कहाँ क्या दिया ये मालूम नहीं, मैं अपने शब्दों में लिख देता हूँ। लेंस की लैंग्वेज यानी वो तो उसका अलग लैंग्वेज था, हम उसके इंग्लिश में, मैं अपने शब्दों में लिख देता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ is नहीं दिख रहा उधर, नहीं दिख रहा ना, हम इसको मिटा लेंगे फिर। और लेंस का लॉ हम ये हटा दो, फर्स्ट लॉ हटा दो फैराडे का। हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट लॉ? ओके, यहीं पर हम लेंस लॉ लिख देंगे। Lenz's law says the direction of the induced EMF, एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पेन भी अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, अपना तो पूरा काम। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड EMF का जो डायरेक्शन वही करंट का डायरेक्शन है। इंड्यूस्ड करंट भी बोल दिया आपने तो चल जाएगा कंप्लीट लूप में। इज इन सच अ वे दैट इट opposes द चेंज इन फ्लक्स। ये मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा अपना, मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है कि the direction of the induced EMF is in such a way that it opposes the very cause that induces it। ऐसा घुमा फिरा के लिखा है उन्होंने लपेट के, मैंने उसको थोड़ा इजी कर दिया। The direction of the induced EMF is in such a way, induced EMF या induced current का डायरेक्शन इस तरह होगा कि वो फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहता है, फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहता है। नॉर्थ पोल पास में आता है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये खुद नॉर्थ बन के उसको रिपेल करेगा, बोले रुक जाओ उधर फ्लक्स मत बढ़ा। जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो ये साउथ बन जाएगा, बोलेगा कहाँ जब दूर जा रहे हो, फ्लक्स क्यों डिक्रीज करो, बैठो वहीं पे चैन से। होता है ना, कोई कोई वाइफ हस्बैंड को बोलती है, हस्बैंड इधर उधर जाता तो बैठो जी उधर, कहाँ जा रहे इधर चिलचिल कर रहे। तो ये भी मैग्नेट को ऐसे ही बोल रहा है। Lenz's law, the direction of the induced EMF is in such a way that it opposes the change that causes the current. It opposes the change in flux. फ्लक्स की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक्चुअली, समझ गए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, इजी क्वेश्चन। वो क्या है कि लेंज़स लॉ, अच्छा लेंस का लॉ अगर हम कंसीडर करते हैं, ये फैराडे का लॉ है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज 1, तो फैराडे के लॉ से आ जाता है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 लाते हैं SI यूनिट्स में, और EMF का यूनिट वोल्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट वेबर, मैक्स वेबर के नाम से, WEBER वेबर।
सो E इज इक्वल टू ये डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी, याद रहेगा ना। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम इसी लॉ को अब अगर ऐसा करते हैं कि फैराडे लेंजेस लॉ, फैराडे लेंज लॉ दोनों का मिला के जॉइंट अकाउंट अगर खोल देते हैं इनका अपन, फैराडे और लेंज दोनों का लॉ मिला के लिखते हैं, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन वही बता रहा है कि ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसको डिक्रीज करना चाहता है, और डिक्रीज हो रहा है तो कॉइल उसको इंक्रीज करना चाहता है। तो ये जो ऑपोजिट एक्शन कर रहा है ये माइनस साइन बता रहा है। हमको पता है फिजिक्स में माइनस साइन दो ही चीजें बताता है, एक तो बताता है कि दूसरी चीज पहली चीज से बाउंड है, अटैच्ड है, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, ये फिर से आएगा। वैसे ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा, कोई चीज दूसरी चीज से अट्रैक्ट होकर उसके चंगुल में फंसी है, भाग नहीं सकती, तो माइनस साइन लगाते। जैसे अगर हम अर्थ पर है तो हम अर्थ से बंधे हुए हैं, क्या अपन अर्थ को छोड़ के ऐसे आराम से जा सकते हैं? एस्केप वेलोसिटी मिल जाए तो एक अलग बात है, ऐसे नहीं जा सकते। तो हमको जो अर्थ ने बाइंड करके रखी, बांध के रखी है, तो माइनस साइन आएगा। फिर मैं इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाऊंगा, जब हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से बाउंड रहता है गोल घूमते समय, तो उसमें माइनस साइन लगता है बाइंडिंग एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन इज बाउंड, बाइंड का पास्ट टेंस, बाउंड टू द न्यूक्लियस। और जब वो माइनस साइन हट गया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो गया, उसका इंडिपेंडेंस डे हो गया, वो भाग जाएगा ऑर्बिट छोड़ के, यानी फिर आयोनाइज हो जाएगा वो एटम। ये समझ गए माइनस साइन क्या बता रहे हैं? तो एक तो चीज ऑपोजिट बताता है फिजिक्स में माइनस साइन, और दूसरी चीज बताता है एक चीज दूसरी चीज से बंधी हुई है। तो यहाँ बंधी वाला नहीं, ऑपोजिट है। फ्लक्स बढ़ता है तो ये घटाना चाहता है, और घटता है तो बढ़ाना चाहता है, ये माइनस साइन बता रहा है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स भी दिए, इस E के जगह हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ E वी कैन राइट IR। ओम्स लॉ है ना, V इज इक्वल टू IR, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। लेकिन यहाँ तो EMF है, फुल एनर्जी किस में है? कॉइल में ही है टोटल एनर्जी। तो IR इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। समझ में आ गया ये लॉ आपको? अब एक ड्यूरेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक नमूना है, ऐसा बोला जाता है। लेंस का लॉ, लेंजेस लॉ इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाई? तो ध्यान से समझना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो वर्क डन करेगा, व्हाट इज वर्क? हाँ, वेरी गुड। वर्क इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। गुड। तो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, SI यूनिट ऑफ एनर्जी ऑल्सो इज जूल, क्योंकि वर्क करने से एनर्जी आती है, और एनर्जी है तो वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, वर्क एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस हो रही है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर दी है ना। वरना कोई आएगा बोलेगा मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायोलेट कर दिया, वो लॉ को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। बोले कैसे? तो बोले मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दिया, क्रिएट कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, इसमें कन्वर्ट हुई। कैसे? तो ये जो वर्क है ये इससे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। सी, जैसे नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होने वाला है। फ्लक्स इंक्रीज होते ही तुरंत में इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, और करंट नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, जैसे ही नॉर्थ पोल पास में आएगा तो थोड़ा सा फ्लक्स इंक्रीज हो गया। फ्लक्स इंक्रीज हो गया तो इसमें करंट बनेगा, करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उससे ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। और जब ये नॉर्थ पोल बन जाएगा तो आने वाले नॉर्थ को रिपेल करेगा। फिर भी ज़बरदस्ती हम नॉर्थ पोल को ला रहे हैं, तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ध्यान से समझना, ये चैप्टर में ना कभी कभी बहुत घूम जाते। जब मैं आपको सेल्फ इंडक्शन पढ़ाऊंगा ना, तब तो और बहुत मजा आएगा। एक बार तो पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट बोले सर चक्कर आ रहे, बोले घर जाए के। मैंने कहा चले जाओ, अच्छी बात है। ध्यान से समझना, जब नॉर्थ पोल पास में आ ही रहा है
तो इसमें करंट इंड्यूस होना चालू हो गया। करंट इंड्यूस होके कौन सी डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ आने से एंटी क्लॉकवाइज में होगा, और ये खुद नॉर्थ बन जाएगा। ये नॉर्थ बनेगा तो आने वाले नॉर्थ को रिपेल करेगा, फिर भी जबरदस्ती हम नॉर्थ को ला रहे इधर तक। तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफर्ड बाय द कॉइल। कॉइल नॉर्थ पोल को नहीं आने देना चाह रहा, हम जबरदस्ती ला रहे, तो हम फोर्स लगा रहे और मैग्नेट का डिस्प्लेसमेंट करा रहे। सो वी आर डूइंग वर्क, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट जो बन रहा है इसमें, वो वर्क के कारण बन रहा है, समझ रहे? सेकेंड टाइम जब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाना चाह रहे तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा, उससे इसमें करंट इंड्यूस हो रहा, और जो करंट इंड्यूस हो रहा वो क्लॉकवाइज में हो रहा, और इसको साउथ पोल बना दे रहा है कॉइल को। जब ये साउथ बन रहा तो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा, बोलता जाओ मत, फिर भी हम इसको ले जा रहे दूर। तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड, वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हम नॉर्थ को दूर ले जा रहे तो ये अट्रैक्ट कर रहा साउथ बन के, फिर भी हम जबरदस्ती ले जा रहे। वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और जब हम पास ला रहे तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो दोनों केसेस में हम ये जो वर्क कर रहे हैं ना, इसको लाने ले जाने का, ये वर्क से इसमें एनर्जी बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ रहे? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप नहीं आ रही है, हमारे वर्क करने से इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। इसीलिए, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि वर्क भी क्या है, एक टाइप से एनर्जी का ही है, कॉज। तो वर्क से एनर्जी बन रही है, ये कॉन्सेप्ट है। दैट्स व्हाई वी से लेंस का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो अब इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स पढ़ना चाहिए हमारे पास, लेकिन कुछ ही मिनट्स बचे हैं। डेरिवेटिव्स हो गए ना मैथ्स में आपका? तो डेरिवेटिव्स जैसा ही किसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक मिलेगा हमको, फाई की वैल्यू दे देंगे वो, जैसे दे विल गिव 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5 फ्लक्स, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। बोलेंगे फाइंड आउट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स। तो आप इसको डेरिवेटिव्स के बेसिस पर सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे आप? इसको डी फाई कर लेंगे, डी फाई बाई डी टी, डेरिवेटिव ले लेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ही लेना पड़ेगा ना आपको डेरिवेटिव, एक तो क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो इससे आप ईएमएफ की वैल्यू ला सकते हैं। ऐसा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, तो एक काम करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं इस पे। हालांकि वी हैव टू स्टडी मेनी मोर न्यूमेरिकल्स, लेकिन अभी की जो क्लास है हमारी, उसमें हमारे पास टाइम कम है, तो हम एक इजी वाला छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। Write down your first question, which will give you tension, is this. Write down, the question is, देखो, the magnetic flux through a loop, write down, the magnetic flux through a loop of resistance। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है पहले, इतिहास में, यानी फिजिक्स के इतिहास में, 3 मार्क्स के लिए। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ रेजिस्टेंस, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ रेजिस्टेंस 0.1 ohm, the magnetic flux through a loop of resistance 0.1 ohm is changing according to the relation, is changing according to the relation, according to the relation according to the relation phi is equal to, phi is equal to 6t स्क्वायर, अरे जब से नहीं मिला ये पेन, 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1, where phi is in milliweber, phi is in milliweber, छोटे यूनिट में, छोटा फ्लक्स, फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट
वेबर, लेकिन ये फ्लक्स बहुत कम है, मिली वेबर है, तो करंट भी काय में बनाएगा, मिली एम्पियर में, और ईएमएफ भी काय में बनाएगा, मिली वोल्ट में। लिखो, वेयर फाई इज इन मिली वेबर एंड टी इन सेकेंड, एंड टी इन सेकेंड, टी स्मॉल टी इज इन सेकेंड, स्मॉल टी को सेकेंड के यूनिट में गिने, ऐसा यूनिट में। What is the EMF induced in the loop? What is the EMF induced in the loop? What is the EMF induced in the loop at t is equal to 1 second? At small t is equal to 1 second. हाँ, very good. 19 millivolt. And the magnitude of the current. आगे और लिखो. What is the EMF induced in the loop at t is equal to 1 second and the magnitude of the current? We have to find the magnitude of the current also. तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सी फाई दिया है, EMF induced का फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू फैराडे? E is equal to d phi by dt. बट रिमेंबर ये किसका लॉ है? फैराडे का है। अगर फैराडे लेंस का दोनों का बोलते थे तो माइनस लगाते थे। सो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ, ये टर्म्स आ जाएंगे फाई की वैल्यू 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड डेरिवेटिव्स, तो आप लोगों के लिए तो चाइल्ड्स प्ले है। क्या हो जाएगा ये? 12t प्लस 7 प्लस 0। अब वैल्यू रख देते है ना, एंड t का वैल्यू कितना दिया है? 1, सो इट इज 12 इंटू 1 प्लस 7 19, और वो मिली वेबर में है तो ईएमएफ भी काय में आएगा? मिली वोल्ट में आएगा। ईएमएफ मिली वोल्ट में। अब करंट लाना है तो ओम्स लॉ क्या बोलता है हमको? V इज इक्वल टू आई आर। और इस चैप्टर में हमेशा याद रखना, जहाँ V लिखते थे वहाँ हर जगह हम E लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें बैटरी का काम है ही नहीं। E इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन आर, और I का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम। पूछो क्यों? क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने से कौन सी डायरेक्शन में करंट बनता है? दोनों। मैग्नेट के आने पे अलग बनता है, जाने पे अलग बनता है, तो वो तो डायरेक्शन प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम वो कंफ्यूजन नहीं करना चाहते, तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्योंकि करंट भी प्लस आई माइनस आई रहता है, तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ईएमएफ कितना है? 19 मिली वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम, तो 19 अपॉन 0.1 विल बी, कहाँ लिखूं? 190. So magnitude of the current will be 190 milliamperes. सब मिली में चल रहा है। तो अपने क्लास के टाइम के हिसाब से हमने आज एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है, इसी के बेसिस पर हम और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फैराडे के लॉ के बेसिस पर। फिर कॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और फिर आगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। So we'll stop here, students. Have a nice day ahead.